2014 का पेपर है। 2014 में, हाँ बताइए। सर इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ नंबर है। 14th। केंद्रीय सिविल एक सेकेंड, फर्स्ट का एक फर्स्ट का सेकेंड। 4 है सर। थ्योरी या प्रैक्टिकल? सर ये थ्योरी वाला ही है सर, सिद्धांतिक। हाँ, 4 में है एक्सप्लेन द फॉलोइंग: प्री मेच्योर रिटायरमेंट, ज्वाइनिंग टाइम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम, यही वाला ना? सर इसमें ये है, केंद्रीय सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियमावली 1965 के अंतर्गत मुख्य शास्त्री अधिनियम निर्णय देने के लिए जांच न बैठाने के आधार। ये क्वेश्चन अकाउंट्स का पेपर है, अकाउंट्स का है सर। अकाउंटिंग के पेपर में क्या डिसिप्लिनरी का क्वेश्चन? हाँ सर। अकाउंट ऑडिट मतलब पेपर सर, 2? ये सर सर्विस रूल्स थ्योरी है सर लिखा हुआ। अच्छा, सर्विस रूल बोलिए ना, सर्विस रूल थ्योरी हाँ ना। सर्विस रूल हाँ थ्योरी में फोर्थ नंबर का क्वेश्चन 14 का, यही ना? हाँ सर, फर्स्ट के अंदर ही है सर, फोर्थ। अच्छा, फर्स्ट के अंदर फोर है, ये बताइए। फर्स्ट पेपर ही है सर, हाँ फर्स्ट क्वेश्चन ही है सर, उसी फर्स्ट के अंदर क्वेश्चन फोर्थ। का फोर है: टू ग्राउंड्स ऑफ फिफ्थ डिनाइंग। फिफ्थ है सर। सर फिफ्थ ग्राउंड्स फॉर dispensing with inquiry for awarding a major penalty under CFS। चलिए, ये दोनों मेरे पास हैं। 2000 पहले वाला कब 7 का है ना, 7 और 14 मेरे पास है। ठीक है, तो ठीक है। इसको मैं 1 to 1 क्वेश्चन करूंगा। इसके अलावा कुछ क्वेरी है तो सबसे पहले वो पूछ। बाकी इसमें से जो रिलीवेंट दोनों क्वेश्चन है मैं सारा डिस्कस कर रहा हूँ। और इस आप लोगों की अगर इसके अलावा कोई क्वेरी है यहाँ से बाहर से, तो काइंडली एक बार जस्ट पहले ये कर लीजिए, पूछ लीजिए। प्रेजेंटेशन पे कोई क्वेरी हो, प्रेजेंटेशन का कोई पोर्शन ना समझ में आया हो, तो सबसे पहले वो तो क्लियर है सर। वहां से क्लियर है। देखिए, प्रेजेंटेशन में एक बार बार क्वेरी मेरे पास आ रही है, एंड मैं उसको क्लेरिफाई भी कर चुका हूँ। इवन अपने कमेंट सेक्शन में भी क्लेरिफाई कर चुका हूँ यूट्यूब पे। बार बार वो डीएनआई फिक्सेशन वाला क्वेरी आ रहा है। डीएनआई में जो पे प्रोटेक्शन है, पे प्रोटेक्शन में मैंने कहा था कि पे प्रोटेक्शन दोनों सिस्टम से डीएनआई पे फिक्सेशन में होता है। मतलब कहने का मतलब है कि डीएनआई डेट ऑफ प्रमोशन से या डेट ऑफ प्रमोशन ना कहूंगा मैं, डेट ऑफ इंडक्शन टू द न्यू सर्विस, उस दिन से जो पे फिक्सेशन होता है एंड टिल द डेट ऑफ डीएनआई, वो मैंने कहा था कि भाई वो दोनों सिस्टम से होता है, प्लेसिंग हिम टू द हायर स्टेज एंड एट द सेम टाइम इन पर्सनल पे। तो उसमें बार बार क्वेरी आ रही है कि सर पर्सनल पे नहीं होता है। रियली क्या है कि जो हम प्रैक्टिकल केसेस जितने भी देखते हैं वो प्रमोशन वाला देखते हैं डीएनआई का। कभी सेम स्टेज में जाने वाला केस नहीं देखते हैं या लोअर स्टेज वाला नहीं देखते हैं। दैट्स वाई वैसे केसेस हमने देखे हुए नहीं है। दैट्स वाई अगर किसी से ऑफिस में भी पूछे तो ना ना ऐसे तो होता ही नहीं, हम तो हमेशा हायर में करते हैं। बिकॉज हमेशा वो प्रमोशन के केस में फिक्स करते हैं। लेकिन आपको चूंकि एग्जाम के पर्पज से बताया जा रहा है, दैट्स वाई मैं एक्सेप्शंस भी बता रहा हूँ आपको। और वो एक्सेप्शंस की ही ताकत है कि आज मैं सर्विस रूल डिस्कस करूंगा। मैंने एक्सेप्शंस बताई है, जो अभी आपने सवाल पूछा था ये मेजर पेनाल्टी माइनर पेनाल्टी वाला, कि मतलब कि कब इंक्वायरी किए बगैर भी पेनाल्टी दी जा सकती है, ये एक्सेप्शन के अंदर है। मैं एक्सेप्शन बताया हूँ, इसलिए जवाब इसका बता दूंगा मैं। कहाँ है डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग में, कहा मैंने इसका जवाब बताया हुआ है। इसलिए क्या प्रैक्टिकल में हो रहा है उस पर मत जाइए आप। आपको मैं स्टैंडर्ड मटेरियल दे रहा हूँ, स्टैंडर्ड बता रहा हूँ, और जहां मुझे गलती पता लगती है मैं एडमिट करता हूँ। नेक्स्ट मैं उसको रेटिफाई करने की कोशिश करता हूँ। तो जो मैंने मटेरियल आपको बताया है डीएनआई फिक्सेशन का, ऑथेंटिक है एकदम। तो एक ये क्लेरिफिकेशन था। दूसरा एक क्लेरिफिकेशन था कि एक मैंने कहा था कि डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट डिपार्टमेंट को नहीं पूछना होता है। इसमें रियली मुझे भी ध्यान आ रहा है कि 2017 में एक पर्सन ने कमेंट किया, मुझे भी ध्यान आ रहा है कि 2017 में देयर वाज ए सर्कुलर जिसमें कहा गया था कि हाँ भाई, जो ऑर्डर निकालिए ऑफिस से प्रमोशन का, उसी में मेंशन कर दीजिए आप कि भाई डीएनआई से आप मतलब पे फिक्स करवाना चाहेंगे, और डेट ऑफ प्रमोशन से या डेट ऑफ इंडक्शन टू द न्यू सर्विस से कहाँ से कराना चाहेंगे। तो ये अब जो है मैंडेटरी हो गया है, पहले नहीं था।
सो इसको एक रिवाइज कर लेंगे इस इंफॉर्मेशन को आप लोग। इसके अलावा तो और कहीं से मेरे को कोई वैसी क्वेरी आई नहीं है। री एम्प्लॉयमेंट वाला जो मैंने लास्ट पे फिक्सेशन का जो लास्ट पोर्शन दिया है, काइंडली उस पे वर्क कीजिए, उसको समझिए, बिकॉज आज की तारीख में बहुत पॉपुलर सेक्शन है वो। देखिए, दो जगह जहां से क्वेश्चंस ज्यादा एक्सपेक्टेड हैं, मैं बता दूं आपको पे फिक्सेशन में। एक तो आपको हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी विद डीएनआई, मतलब डीएनआई भी रहेगा, हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहेगा। दूसरा आपको परफॉर्मा प्रमोशन वाला, और तीसरा री एम्प्लॉयमेंट वाला। परफॉर्मा प्रमोशन में अगर फिक्सेशन आ रहा है तो, और एम्प्लॉयमेंट में तो, ये तीनों जो है, तीनों पोर्शंस जो थे, मतलब सेशन 1, सेशन 2, सेशन 3 में मैंने एक्सप्लेन किए हुए। तो अगर वहां करना चाहते हैं तो वहां फोकस कीजिए आप लोग। अब इस पेपर को ही एक बार थोड़ा एनालाइज कर लेते हैं पहले, उसके बाद हम क्वेश्चंस डिस्कशन पे आते हैं, ठीक है? तो एनालिसिस ठीक है में सर। कोई स्लाइड बनाया नहीं है, तो एनालिसिस में मैंने कोई स्लाइड नहीं बनाया है, जैसा कि मैंने बताया आपको। सिंपली लिखा हुआ है अपनी डायरी पे, आई विल रीड इट आउट। ये जो पूरा पेपर है, ये मैं देख रहा हूँ, पहले चूंकि थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दो पेपर होते थे, और दोनों पेपर मिला करके 300 मार्क्स का होता था। तो इसमें मैं देख रहा हूं कि एक तो देखिए, सबसे बड़ी चीज है, कोई ऑप्शन नहीं होता है। एक आध जगह छोटा मोटा इंटरनल ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि 7 टॉपिक्स दे करके कहा जा रहा है कि 5 पे आप नोट्स लिखिए। अदरवाइज कोई एब्सोल्यूट ऑप्शन नहीं है कि आपको इतने क्वेश्चन दिए गए हैं और इतने ही अटेम्प्ट करते हैं। 10 क्वेश्चन अराउंड होते हैं, 10 में 10 अटेम्प्ट करना। एंड ये इस पेपर को थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाता है, सो लाइटली मत लीजिएगा इस पेपर को। माइट भी कि आप लोग, मैक्सिमम आप लोगों में एडमिन में काम कर रहे हैं, तो उनको लग रहा होगा कि आसान है। वैसी बात नहीं है, बिकॉज ऑप्शन नहीं है तो 50% स्कोर करना बहुत आसान चीज इसमें नहीं रहेगा। दूसरा इसमें है कि कुछ, वैसे तो जो पेपर सेट हो रहा है उसको देख करके लगता है कि वो बहुत थोरो सेट हो रहा है, हर जगह से क्वेश्चन, मतलब जितने रूल्स और पूरे सिलेबस में हर जगह से कुछ ना कुछ होता है क्वेश्चन। लेकिन फिर भी वेटेज इज अ थिंग विच विल मैटर, कहाँ से ज्यादा होता है क्वेश्चन। मैं थ्योरी एंड न्यूमेरिकल दोनों मिला करके बता रहा हूँ, मतलब प्रैक्टिस एंड थ्योरी दोनों को मिला करके बता रहा हूँ कि कहाँ से ज्यादा क्वेश्चंस हैं। तो मैंने नोटिस किया कि उसमें 5 पोर्शंस है जहां से कि क्वेश्चंस काफी हैं, 6 पोर्शन रेदर कहिए, जहां से काफी क्वेश्चंस हैं। अगर आप नोट करना चाहें, अगर आपके पास हो इस समय पेपर, तो काइंडली इसको नोट कर लीजिए। ये है आपको, एक तो देखिए पे फिक्सेशन से, दूसरा जो है, दो जो मैं दोनों करा चुका हूं, दोनों में है, पे फिक्सेशन से है, डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग से भी, या डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग से भी, यानी सीसीए रूल। पे फिक्सेशन पूरा का पूरा, FR/SR वाला जो है, FR 22 मैक्सिमम इसमें जो है डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट से ही है, एंड हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके बाद तीसरा जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन है वो आपका है पेंशन से। गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर देयर फ्रॉम पेंशन। FR से काफी क्वेश्चंस हैं, FR के क्वेश्चंस आप नोटिस नहीं, इवन मैं कहूं पे फिक्सेशन भी FR का ही पार्ट है। फंडामेंटल रूल ही 22 में हम पूरा पे फिक्सेशन करते हैं। उसके अलावा भी जो फंडामेंटल रूल वर्ड है, इससे क्वेश्चंस हैं, आप नोटिस करें ना करें, क्योंकि मैंने अभी सेशन नहीं लिया है। आज ही मैंने रिकॉर्ड भी किया था, यूट्यूब पे डाला भी, लेकिन उसको डिलीट कर दिया, कुछ प्रॉब्लम्स थे उसमें जिसकी वजह से फिर से कल परसों में डालने वाला हूँ। आप देखेंगे FR से अच्छे खासे क्वेश्चन हैं, और जो डेफिनेशन और नोट लिखने वाला पार्ट है वो उसी से, कहीं से एक आध दो ऑप्शंस इंटरनल, मतलब अगर 7-8 टॉपिक्स हैं तो 5 तो एटलीस्ट FR से, और बड़े आसान है। सो FR इज ए इंपॉर्टेंट थिंग। नेक्स्ट जो आपको आ रहा है, इसमें लीव रूल्स हैं, अच्छे खासे क्वेश्चन हैं। तो मैं सीरियसली कहूं तो ये पार्ट 5 पोर्शंस जो है, पे फिक्सेशन हो गया, डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग, पेंशन, FR एंड लीव रूल, करीब करीब 80% क्वेश्चन है। बाकी 20% में जो बचा हुआ पोर्शन है, TA एंड LTC अच्छा वेटेज ले जाता है।
जो सेफली आप एस्केप कर सकते हैं, जिसको आप सेफली छोड़ सकते हैं, जिस पोर्शन को जिसमें आपको मेहनत भी है और ये भी है, वो मुझे मेडिकली ही दिख रहा है। बड़ा पोर्शन है, मेडिकल अटेंडेंस रूल बहुत बड़ा पोर्शन है। जो केसेस यहाँ डिस्कस हो रहे हैं उसी पर फोकस कीजिए, और उसके छोटे छोटे रूल्स में आप लास्ट में उसको रिफर कीजिए, लास्ट में ये कीजिए। ज्वाइनिंग टाइम से बहुत छोटा पोर्शन है, और ज्वाइनिंग टाइम में जब एफआर कराऊंगा तो उसमें कवर हो जाएगा। तो ज्वाइनिंग टाइम मैं अलग से नहीं लिख रहा हूँ, एफआर के अंदर आएगा, नेक्स्ट में एफआर ही कराने वाला। तो ये अगर कहिए तो जनरल एनालिसिस है, ये अगर मैं कहूँ तो इस पेपर की जनरल एनालिसिस है ये। अब अगर रेडी हो आप लोग तो हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन पे आ जाए, लास्ट ईयर पेपर के। यस जी सर। सर। चलिए, एक चीज मैं बताऊं आपको, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, शायद कई लोगों को लगेगा कि मैं सही कमेंट नहीं कर रहा हूँ। आज पहली बार, आज नहीं कहूंगा मैं, परसों पहली बार मैंने सर्विस रूल का ये देखा। सर्विस रूल के जो 2 पेपर्स थे उनको पढ़ा। इससे पहले मैं टॉपिक्स जस्ट मैंने देखे थे सिलेबस के, और 2 टॉपिक्स मुझे अपने इंटरेस्ट के लगे जो कराने में मुझे अच्छा लगता है, तो पे फिक्सेशन और डिसिप्लिन प्रोसीडिंग मैंने करा दिया। जब मैंने ये क्वेश्चंस देखे आपके, तो मैंने देखा कि जितने हैं वो सारे के सारे उससे, जितने क्वेश्चंस हैं जो मैंने बताया है उसी से, उससे बाहर से नहीं है, जबकि मैंने इसके हिसाब से नहीं तैयार कराया। सिमिलरली एफआर पे भी जब मैं बना रहा था, तो एफआर पे भी मटेरियल मेरा आज का नहीं बनाया हुआ, पहले का बनाया हुआ मटेरियल है। वो बना जब रहा था तो वो भी मैं देख रहा हूँ कि एफआर जो मैं कवर करा रहा हूँ उसी से। तो मेरा एक सजेशन, एक रिक्वेस्ट रहेगा आप लोगों से, दोज हु आर सीरियस, जो भी मैं वीडियोज डाल रहा हूँ या जो भी मटेरियल मैंने आपको प्रेजेंटेशन का दिया है, उसको रिफर जरूर कीजिएगा जाने से पहले, और थोरोली समझ के जाइए। वीडियोज अगर देख सकते हैं तो बार बार देखिए, अगर आपके पास कंस्ट्रेंट है टाइम का, आप प्रेजेंटेशन ये से देखना चाहते हैं प्रेजेंटेशन से देखिए, लेकिन उसको रिफर जरूर कीजिएगा। सारे आपको सारी की सारी क्वेरीज एक जगह मिल जाएगी आपको कलेक्ट की हुई। एंड पर्टिकुलरली जो सिचुएशनल केसेज है, क्योंकि मैं एक्सेप्शंस पे बहुत ज्यादा फोकस करता हूं अपने प्रेजेंटेशन में, तो ये जो यहाँ के प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हैं, ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैक्सिमम सिचुएशनल एक्सेप्शनल क्वेश्चंस हैं। जैसे मेजर पेनाल्टी वाला था, ओ सॉरी माइनर, वो पेनाल्टी का जो क्वेश्चन था कि कब विदाउट इंक्वायरी पेनाल्टी दी जा सकती है, एक्सेप्शन के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है। अब इस पर चलिए हम आ रहे हैं। सबसे पहले आप ही बताइए किसको करें, 7 करें या 14 करें, 2007 और 2014? सर 14 कर लेते हैं, हाँ 14। 2014 ही कर लेते हैं सर। 14 करते हैं, करेंगे दोनों, छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। हाँ सर। जी जो सर। क्वेश्चंस 14 में हमारे लिए रिलीवेंट थे, मैं उस पे जा रहा हूं, क्योंकि आज मैं केवल 2 पे ही करा रहा हूं, पे फिक्सेशन पे। एंड द सेकंड मैं जो करा रहा हूं आपको डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग पे, तो केवल यही 2 हम डिस्कस कर रहे हैं, बाकी नहीं कर रहे। क्वेश्चन अगर आपके सामने क्वेश्चन है तो देखिए, मैं पढ़ता भी जाऊंगा क्वेश्चन, बस केवल इतना रहेगा कि मेरे पास इंग्लिश वर्जन है और इंग्लिश वर्जन ही पढ़ूंगा, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। 1-2 क्वेश्चन नंबर 1 का 2 है, ग्राउंड फॉर होल्डिंग विजिलेंस क्लियरेंस फॉर प्रमोशन पर्पज, ठीक है, जिसको कि सील्ड कवर प्रोसीज्योर भी कहते हैं। तो देखिए, सील्ड कवर प्रोसीज्योर मैंने आपको बताया हुआ, मुझे लग रहा है कि प्रेजेंटेशन सेशन 1 या 2 में बताया, इन्हीं दोनों में किसी में बताया है। सील्ड कवर मैंने बताया हुआ है। सील्ड कवर प्रोसीज्योर क्या होता है, बेटर होगा कोई एक आदमी जिसका कंसेप्ट क्लियर हो एक बार खुद एक्सप्लेन करें, फिर मैं आता हूं। एनीबॉडी, जब तक नहीं सर इंटरेक्शन, बोलिए सील्ड कवर क्या होता सर किसी कर्मचारी के ऊपर कोई कार्रवाई चल रही है और उसके बीच में अगर डीपीसी उसकी होती है, है? तो जो डीपीसी का जो रिजल्ट है वो किसी लिफाफे के अंदर बंद करके रख दिया जाता है जब तक कि उसके ऊपर कार्रवाई चल रही है। जब कार्रवाई पूरी हो जाएगी उसके बाद में उस लिफाफे को उसके कार्रवाई के हिसाब से खोला जाएगा। अगर उसके ऊपर कोई भी
मतलब पेनल्टी नहीं लगाई जाती है तो उसको खोल के उसमें जो लिखा हुआ है वो किया जाएगा, और नहीं तो उसको नहीं खोला जाएगा। नहीं तो उसको, हाँ, खोला ही नहीं जाएगा। अगर पेनाल्टी हो गई तो उसको खोला ही नहीं जाएगा। उसके बाद जब पेनाल्टी खत्म हो जाएगी तो नेक्स्ट डीपीसी में उसके केस को फिर से रखा जाएगा, तो सील्ड कवर सील्ड ही हो जाता है। ठीक है, तो सील्ड कवर खुलता है केवल एक केस में, जबकि पेनाल्टी आपके ऊपर ना हुई हो, और जैसे ही आप एग्जॉनरेट होंगे इमीडिएटली उसको खोल करके इंप्लीमेंट किया जाता है। ठीक है। दूसरा देखिए, सबसिस्टेंस अलावेंस। एनीबॉडी? The सर allowance या मैडम प्लीज। which is granted during the period of suspension, the person, it will be granted 2/3 of the salary. इन प्लेस ऑफ सैलरी। ठीक है। कोई और Yes, आदमी? yes. हाँ ठीक है, कोई और आदमी? मिनिमम मिनिमम सर 9,000। हाँ, करेक्ट, वेरी गुड। So कोई और? 50% of salary. 50% ऑफ सैलरी, वेरी गुड। आंसर्स देखिए कंप्लीट आप ही बना रहे हैं, और बोलिए। उसके उसके बाद में सर 3 महीने के बाद में जब रिव्यू करेंगे तो उसके अंदर 50% बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। 50% बढ़ भी घट सकता है, घट भी सकता है। यानी जो 50% है, नाउ दिस विल बी इन अ बैंड, एक बैंड 25%, 25 या 75 दोनों हो सकता करके। है। वेरी गुड, वेरी गुड। और कुछ? अगर केवल सबसिस्टेंस अलावेंस आया, ये जितने पॉइंट्स आप लोगों ने बताए और लिख दिया, एग्जामिनर को फुल मार्क्स देना चाहिए। अब वो ना दे तो बात अलग है, आपने सारे पॉइंट बता दिए। ठीक है, आप लोगों ने सारे जी पॉइंट सर। बता दिए हैं। इसमें जो पोर्शन नहीं बताया है आपने, वो पोर्शन स्पेसिफिक पूछा जाए तभी जवाब देना है, अदरवाइज बहुत ज्यादा मार्क्स का आ गया तो दिखिएगा। अगर ये जैसे ये नोट लिखने का अभी आया था, 10 थे, 6 मार्क्स का था, दैट मच इज इनफ। इस पे यदि ज्यादा मार्क्स का आ जाएगा तो आप दे देंगे कि क्या क्या डिडक्शंस किए जा सकते हैं, क्या क्या डिडक्शंस उसके परमिशन से किया जाएगा, और क्या क्या डिडक्शंस नहीं किया जा सकता है। ये जो मैंने सस्पेंशन फर्स्ट पोर्शन था डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग का, उसमें कराया हुआ है सबसिस्टेंस अलावेंस उसी में। ठीक है। सर और इसमें लाइसेंस फीस कटेगी सर, इनकम टैक्स कटेगा सर। हाँ, लाइसेंस फी कटेगी, इनकम टैक्स कटेगा, और बताइए क्या कटेगा? और इसके अलावा अगर CGHS. उसने कोई लोन ले रखा है तो उसका पैसा हाँ, कटेगा। GPF तो advance. पैसा कटेगा? GPF advance. नहीं, जीपीएफ जीपीएफ एडवांस नहीं कटेगा, वो उसकी रिक्वेस्ट पे कटेगा। ऐसा देखिए, मैं रिपीट करा दूं। Yes, sir. जीएसएलआई का याद पैसा करने का तरीका बता देता हूँ, क्योंकि मेरा रटा हुआ है, कैसे रटा हुआ है वही सेम प्रोसीजर आपको बताता हूँ। देखिए, बेसिकली 5 चीजें हैं जो उससे कटती हैं। लाइसेंस फी कटेगा, जीपीएफ एडवांस वगैरह नहीं, इनकम टैक्स कटेगा। देखिए, जो मैंडेटरी कटना है, जिसमें गवर्नमेंट का फायदा होना है, वो कटेगा। जिसमें स्टाफ का कोई बेनिफिट नहीं है कटने नहीं कटने से, वो नहीं कटेगा। मैंडेटरी वाला कटेगा। मैंडेटरी में क्या है भाई, लाइसेंस फी तो काटेगी ना, नहीं काटेगी तो सरकार सफर करेगी। ठीक है। इसी तरह से लाइसेंस फी की तरह से ही अगर एडवांस लिया हुआ है नहीं काटेगा तो कौन सफर करेगा? गवर्नमेंट सफर करेगा। इसी तरह से मेडिकल इंश्योरेंस का पैसा काटना होता है, क्योंकि मेडिकल इंश्योरेंस की गारंटी ऑफिस को देनी पड़ती, तो सीजीएचएस और इन सबों का जो चलता रहता है वो कटेगा। सो जो मैंडेटरी वाले हैं वो 5 कैटेगरी है। 5 में 3 मैंने बताया। ये मेडिकल इंश्योरेंस के ही 2 हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है एक, और एक सीजीएचएस है। इन दोनों का कंट्रीब्यूशन कटता है, वहां पे लाइसेंस फी कट रहा है, अगर एडवांस दिया हुआ है तो वो कट रहा है, और इनकम टैक्स का डिडक्शन कट रहा है। ये एसेंशियल वाला। दूसरा, मर्जी वाला पोर्शन कौन सा है? मर्जी वाला भाई GPF. जीपीएफ एडवांस है। जीपीएफ एडवांस है सर। जीपीएफ एडवांस है, इंश्योरेंस का प्रीमियम है। अगर नहीं भरिएगा जीपीएफ एडवांस तो किसका घाटा है? आपका है। इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं भर रहे हैं तो किसका घाटा है? आपका घाटा है। तो इस तरह वाले जो पोर्शंस हैं, मेरे ख्याल से 4 हैं शायद, ये जो पोर्शंस हैं ये चारों के चारों जो हैं ऑप्शन पे। और जो नहीं कट सकता है, देखिए सबसिस्टेंस अलावेंस, एक चीज, एक पॉइंट और एडिशनल बता दे रहा हूं आज सबसिस्टेंस अलावेंस का, कि सबसिस्टेंस अलावेंस वर्ड ये आया कहां से है। बेसिकली ये एफआर के अंदर मेंशन्ड है, इसको शायद सबसिस्टेंस पे कहते हैं।
दिस इज कॉल्ड सब्सिस्टेंस पे एंड दिस इज गिवन टू अ पर्सन। डेफिनेशन पोर्शन में है सब्सिस्टेंस पे, मैं अभी बताऊंगा फंडामेंटल रूल आगे तो आपको कवर करा रहा हूं। सब्सिस्टेंस पे इज अ थिंग विच इज परमिटेड टू अ पर्सन जब उसको सैलरी भी नहीं मिल रही हो और लीव सैलरी भी नहीं मिल रही हो। बेसिकली दो टाइप की सैलरी होती है, एक सैलरी और एक जब पर्सन काम कर रहा है नहीं कर रहा है तब भी मिल रहा होता है, दैट इज लीव सैलरी। जब किसी को सैलरी भी नहीं मिल रही होगी, लीव सैलरी भी नहीं मिल रही होगी, तो सरवाइव कैसे करेगा? और वो ड्यूटी पे, ईओएल का केस नहीं है, ईओएल का केस नहीं है, तो वो सरवाइव कैसे करेगा? तो उसको कहते हैं सब्सिस्टेंस पे। और जब इसी चीज को डिसिप्लिनरी प्रोसेस सॉरी सस्पेंशन के दौरान आता है तो ये टर्मिनोलॉजी सब्सिस्टेंस पे चेंज हो जाता है सब्सिस्टेंस अलाउंस, और कोई डिफरेंस नहीं। तो आप एक लाइन ये भी लिख सकते हैं कि दिस इज अ टाइप ऑफ सब्सिस्टेंस पे डिफाइंड अंडर एफआर। ठीक है, सब्सिस्टेंस अलाउंस टाइप ऑफ सब्सिस्टेंस पे डिफाइंड अंडर एफआर। तो यही पूरा का पूरा पोर्शन है। मैंने अभी आपको क्यों बता दिया सब्सिस्टेंस अलाउंस से क्या डिडक्ट होता है नहीं होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन है आगे में, वहां रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट So क्वेश्चन one है। more doubt. हाँ, कोई So बोल रहे while थे? writing this subsistence allowance and allowances and all, whether the rule position is compulsory or we can leave, whether the marks will be allotted to the ऐसा rule है, ऐसा है, याद हो तो लिख दीजिए। अगर पूछ दिया है किस रूल के अंतर्गत, अगर ये पूछा है तो इंटेंशन उसका है कि आपको रूल नंबर याद हो तो हो, ना तो प्रोविजन याद रखिए, लिख दीजिए। ठीक है, मुझे भी नहीं याद है भाई सारे रूल, उस दिन आप ही लोगों ने तो करेक्ट किया था, मैंने पीएफएमएस बता दिया था फाइनेंशियल प्रोप्राइटरी में, मुझे तो और नहीं याद रहते हैं एग्जैक्ट रूल नंबर। नहीं, आप प्रोविजन कम से कम लिखे, हाँ इंपॉर्टेंट वन यू हैव टू रिमेंबर। जैसे अगर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग कहूं तो इंपॉर्टेंट वन डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग में अगर आप लिखना चाहिए तो एक जगह लिख लीजिए, रूल नंबर 10 जो पूरा सस्पेंशन डील करता है। अब suspension. 10 का सब पोर्शन लिखने की जरूरत नहीं है, रूल नंबर 10 सस्पेंशन का पूरा पोर्शन डील करता है। 11 टाइप ऑफ पेनाल्टी को डील करता है। 12 हु विल इनिशिएट द डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग उसको डील करता है। 13 डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को डील करता है, या शायद ये चेंज हो सकता है, 12 में डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है, 13 में है हु विल इनिशिएट द पेनाल्टी। 14 मेजर पेनाल्टी के पूरे प्रोसीजर को डील करता है। 15 आइए जब रिपोर्ट दे देगा तो रिपोर्ट पे कैसे एक्शन होगा उसको डील करता है। एंड 16 माइनर पेनाल्टी को डील करता है। केवल आप इतना याद रखिए, केवल इतना याद रखिए, एंड दैट मच इज इट। इसे याद रखने की जरूरत नहीं। उसी तरह से अपील वाला एक थोड़ा सा याद रख लीजिए, 2-4, और आपको लिखने की जरूरत एज सच नहीं है, ब्रॉडली लिख दीजिए कि दिस कवर्स अंडर दिस मच, अगर याद है, नहीं याद है तो ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चले। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपने पूछा था, ग्राउंड फॉर डिस्पेंसिंग विद इंक्वायरी फॉर अवॉर्डिंग मेजर पेनाल्टी अंडर सीसीएस सीसीए रूल 1965, यही क्वेश्चन था ना? जी सर। आप ऐसा है सर कि आप मेरा डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग का सेशन नंबर 3 देख लीजिएगा। थर्ड सेशन में मैंने बताया हुआ है कि जिसको शायद कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोसीजर या स्पेशल प्रोसीजर ऑफ डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग। स्पेशल प्रोसीजर में 3 केसेस हैं जहां पर कि विदाउट इंक्वायरी भी पनिशमेंट दिया जा सकता है। देखिए 2 केस तो बड़ा सीधा सा है, कुछ ऐसा हो सकता है कि डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग कराना ही पॉसिबल नहीं है। अब ये केस क्या होगा, ये केस एग्जाम में लिखने के लिए ठीक है, समझने के लिए जहां पर कि मटेरियल अवेलेबल नहीं है डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कराने का, हुआ और जल गया, जहां पर कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कराना, इस तरह के केसेस। दूसरा नेशनल सिक्योरिटी का केस, जब डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कराना पॉसिबल नहीं होगा तो इस केस में डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ही रीजन लिख करके कर सकता है। नेशनल सिक्योरिटी का केस होगा तो ओनली प्रेसिडेंट कैन डू दैट, डायरेक्ट वन। ठीक है, और एक और कंडीशन है, आप उसको रिफर कीजिएगा, मिल जाएगा। तो ये 3 कंडीशन है सर, ये 3 कंडीशंस में नहीं होते हैं, बाकी तीसरी कंडीशन
तीसरी कंडीशन याद आ गई सर, बोलिए। आपने बताया था कि अगर है ना कोर्ट में उसके विरुद्ध कोई केस चल रहा है और डायरेक्ट कोर्ट ने ही उसको है ना सजा दे दी है। एग्जैक्टली अनिल जी, आई अप्रिशिएट यू। एग्जैक्टली, आपने मेरा प्रेजेंटेशन मुझे नहीं याद है, आपने ज्यादा बेटर से सुना होगा, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर दैट, थैंक्स फॉर योर अटेंशन, जान के खुशी हुई। एग्जैक्टली। थर्ड वही है कि अगर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग कोर्ट में चल रहा है और उसी पर हमने भी चार्जशीट लॉन्च किया हुआ है और कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया, तो हमारी इंक्वायरी की जरूरत ही नहीं है, हम उसको फॉलो कर लेंगे कोर्ट के प्रोसीजर को, वो हमसे ज्यादा डिटेल्ड प्रोसीजर होता है। ठीक है। देखिए, टाइमिंग जो है मेरे पास जो मैसेज आ रहा है, जस्ट 7 मिनट का टाइमिंग है, अगर इंटरेस्टेड होंगे तो हम सेकेंड सेशन इमीडिएटली मैं फ्लोट करता हूँ और हम इमीडिएटली स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है। बिल्कुल सर, करेंगे सर, करेंगे यस सर, यस सर, कर लीजिए। आज इसको खत्म कीजिए। ठीक है। सर। आज दोनों पेपर कर दीजिए सर। दोनों पेपर में ये 2 टॉपिक्स में खत्म कर रहा हूँ। थर्ड वन इज, देखिए बिल्कुल। स्पेशल पे, अगर यही देखिए 1 के 8 में है स्पेशल पे। अब देखिए मैंने स्पेशल पे आप लोगों को कराया हुआ है पे फिक्सेशन में, हालांकि ये फंडामेंटल रूल में है स्पेशल पे का डेफिनेशन, आगे भी मैं कराऊंगा। स्पेशल पे क्या होता है? सर Anybody? नॉर्थ सर है ना, नॉर्थ साइड में जो भी जैसे असम है, मिजोरम है, मणिपुर है, वहाँ पे जो लोग काम करते हैं उनके लिए स्पेशल पे होती है सर। इसके अलावा अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप वगैरह वहाँ पे रिमोट एरिया, एंड कंपल्स जिसको कहते हैं रिमोट एरिया अलाउंस, रिमोट रिमोट एरिया। एरिया। इसको रिमोट एरिया अलाउंस ही तो कहते हैं ना, डिफिकल्ट एरिया में जो काम करते हैं और जिसको दिया जाता है पोर्ट ब्लेयर या लक्षद्वीप, हिल्स पे भी मिलते हैं। आई वाज पोस्टेड इन शिमला, तो हमें हाँ, शिमला में भी मिलता है सर। शिमला में मिलता था, मुझे वही याद है, लाइफ में एक ही बार मुझे मिला, ट्रांसफर तो 8 बार हुए, मिला एक ही बार। तो हाँ जी। शिमला में भी मिलता था। तो ऐसा है, ये रिमोट एरिया अलाउंस है सर, ये कंपनसेटरी अलाउंस है। स्पेशल पे इज ए डिफरेंट थिंग। अच्छा, ये अलग है सर। हाँ, स्पेशल पे इज ए डिफरेंट थिंग। एनीबॉडी? तो आपको मैंने स्पेशल पे इज देखिए, एक सेकंड डिफरेंस बता दूं, कंपनसेटरी अलाउंस एंड स्पेशल पे। कंपनसेटरी अलाउंस वो अलाउंस है जहां कंपनसेट किया जा रहा है आपको सर्विस कंडीशन के कारण। ठीक है, सर्विस कंडीशन के कारण, ये समझिएगा, जिसमें कि रिमोट एरिया अलाउंस है। ठीक है। और जिसमें आपने अपने जेब से यदि सर्विस करते हुए कुछ भी खर्चा किया है तो उसको रिम्बर्स किया जाता है, टीए भी उसमें उसी के अंदर का आता है। ठीक है। रिमोट एरिया अलाउंस है, टीए है, बहुत पहले सीसीए हुआ करता था। ठीक है। सिटी कंपनसेटरी अलाउंस होता था ना लास्ट पे कमीशन में, हाँ सर, होता था सर। होता था। तो वो भी यही था कि भाई आपको बड़े टाउन में दिया, वहां का सर्कमस्टांसेस है कि जेब से ज्यादा खर्चा करना पड़ा ड्यूटी में, तो इतना पैसा एक्स्ट्रा। सो दीज वेयर कंपनसेटरी अलाउंस। स्पेशल पे क्या है? हाँ मैडम कुछ बोल रही थी। yeah, a special pay is paid during the specially arduous nature of the duties are involved, and even when the high responsibility is given. So even Exactly. deputation allowance is also included in the special pay, sir. एग्जैक्टली। देखिए, मैडम ने एकदम सही कहा है, मैडम ने एकदम सही कहा है। आपको किसी पोस्ट पे दिया गया, आपको ध्यान है मैंने फी एंड ऑनरेडियम बताया था, फी एंड ऑनरेडियम जी सर। बताया, फंडामेंटल रूल में फिर से बताऊंगा। ये स्पेशल पे ये सॉर्ट ऑफ ऑनरेडियम जो परमानेंट है, एक पोस्ट के साथ जुड़ा हुआ है, whoever will work on that post will get that। ठीक है, दैट इज स्पेशल पे, जो भी उस पोस्ट पे आएगा उसको मिलेगा। और उसमें वो ऑनरेरियम में भी आरडीएस नेचर ऑफ ड्यूटी और एक स्पेशल मेरिट ऑफ ड्यूटी था, यहां भी आरडीएस नेचर ऑफ ड्यूटी है, स्पेशल मेरिट ऑफ ड्यूटी है। यानी कि इस काम को करने के लिए किसी एक्स्ट्रा टैलेंट की जरूरत है। ठीक है, इस काम को करने के लिए एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन की जरूरत है। अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दूं, डिपार्टमेंट का नाम नहीं लूंगा मैं, एक छोटा सा एग्जांपल दूं, इंजीनियर्स को थोड़ा एडवांटेज हो जाता है जब से आईटी आया है। कुछ पोस्ट पे सपोज कीजिए आईसीआर कहता है कि भाई फाइनेंस में एक आदमी चाहिए जिसको आईटी की बड़ी जानकारी हो, तो वो सर्च करेगा और करेगा कि भाई ये फाइनेंस आईटी, इस पे किसी फाइनेंस ऑफिसर की ही पोस्टिंग होगी जिसका क्वालिफिकेशन आईटी का हो, और यहाँ पे जो काम करेगा बिकॉज उसके पास आईटी की डिग्री है उसको इतना एडिशनल देगा। तो ये हो गया स्पेशल, ये हो गया स्पेशल, एक स्पेशल मेरिट की जरूरत है वहां पे। ठीक है।
तो दिस इज स्पेशल पे। और अब एक फर्क और बता दूं, क्वेश्चन भी है कहीं शायद, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पेशल पे एंड पर्सनल पे। तो बाकी तो जो है पर्सनल पे सेव्स अ पर्सन फ्रॉम लॉस ऑफ सैलरी, स्पेशल पे आरडीएस, और ये है पर्सनल पे इज पर्सनल टू अ पर्सन, उस आदमी के अलावा किसी और को नहीं मिलेगा। और स्पेशल पे इज पर्सनल टू अ पोस्ट, जो कोई वहां काम करेगा उसको मिलेगा। क्लियर है? जी सर। सो दैट वाज अ क्वेश्चन। देखिए डिस्कशन से यही फायदा है, इंटर रिलेट करके आप बहुत ज्यादा सीखते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का सब क्वेश्चन 10। कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड फॉर ऑफ पे ऑफ सीनियर, जबकि उसके जूनियर का पे उससे ज्यादा हो जाता है। ठीक है, मतलब कि स्टेपिंग अप ऑफ पे वाला पोर्शन है, रियली इसको पे फिक्सेशन में ही कवर करना चाहिए था। मेरे ख्याल से फंडामेंटल रूल में कहीं है, दैट्स वाई मैंने FR22 ही कराया, वो पोर्शन नहीं किया। ये देखिए क्या है, स्टेपिंग अप ऑफ पे क्या होता है, कोई आदमी, कोई आदमी? Yes, I don't know, but just with a vague idea, I'm telling sir. When the junior is drawing the higher pay comparatively than the senior, the senior will be fixed in the higher At- pay, so at the par with the. एट पार, पर एट पार, हाँ एट पार, यानी कि इफ योर नेक्स्ट जूनियर in any circumstances crosses your pay because of some pay fixation at par, but स्टेपिंग ऑफ पे का तो कंडीशन ये है कि आपका जूनियर जो है आपसे जब क्रॉस करने लगे तब। बट if it is because of any option which you have not exercised, this is not applicable। ठीक है, दिस इज नॉट, ईओएल पे जैसे ईओएल पे चला गया और वो बढ़ गया। जैसे DNI का ऑप्शन है, उसने एक्सरसाइज कर लिया है, आपने नहीं किया है जूनियर ने, ओके। तो नहीं होगा। यस सर। नाउ द टाइम इज ओवर, मैं इस पोर्शन को छोड़ रहा हूँ और नेक्स्ट सेशन का टाइमिंग मैं दे रहा हूँ जस्ट 2 मिनट के अंदर। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच, Okay, sir. थैंक्स फॉर योर इंटरेस्ट।